कहानी। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द परीक्षा महोत्सव बाय लवली पे, जहां हम एग्ज़ाम की तैयारी महोत्सव की तरह करते हैं। और आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 6 की अध्याय 9 प्रथम साम्राज्य, जिसे हम बिल्कुल आसान भाषा में पढ़कर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से प्रश्न उत्तर इम्पॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सुरेश अपनी मां के साथ गणतंत्र दिवस के पैरेड देखने पटना के गांधी मैदान आया। कुछ ही देर में निर्धारित समय पर विभिन्न झांकियों के सुंदर दृश्य सामने गुजरने लगा। ऐसी ही एक झांकी थी जिस पर लिखा था मगध साम्राज्य का महान सम्राट अशोक, है ना। आप इस चित्र में देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य, ठीक है, जिसमें ऑरेंज कलर में अभिलेखों की प्राप्ति स्थल है और महत्वपूर्ण नगर ब्लैक से हैं, ठीक है। देखिए अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं: ब्रह्मगिरी, मशकी, येरागुडी, कलिंग, ठीक है, सनांती, सोपारा, पनगुड़िया, गिरनार, रूपनाथ, गुज्जर, सारनाथ, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया अरेराज। ये रामपुरवा लोरिया अरेराज ये बिहार का है, ठीक है। यहाँ से ये अशोक के अभिलेख मिले हैं। और फिर मनसहरा, शहबाजगढ़ी, ठीक है, लंबा, कंधार, मेरठ, कलशी, टोपरा, ये सब गुज्जर, ये सब जगह से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब जो है धीरे धीरे साम्राज्य के अधीन होते जा रहे थे, ठीक है। मगध का राज्य दूसरे राज्यों को सैन्य विजय एवं वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने में मिलाकर बड़ा होता जा रहा था। 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। इसके साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा थी। तो कब अशोक जो है मगध साम्राज्य का सम्राट कब बना? 273 ईस्वी में, ठीक है, ईसा पूर्व में। और उसने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर रखी थी? पाटलिपुत्रा। जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे साम्राज्य कहते हैं। राज्य जब बहुत बड़ा हो तब उसे साम्राज्य कहते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व किया था। इसके साम्राज्य के बहुत सारे नगर थे, ठीक है। आपने हम लोगों ने पीछे पृष्ठ पे देखा था मानचित्र में, जो काले बिंदुओं से थे वो सारे इसके नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के खान पान, पोशाक आदि में भिन्नता थी। मौर्य साम्राज्य का मूल क्षेत्र नंद साम्राज्य का क्षेत्र था, जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया, ठीक है। महापद्म नंद को ही ना चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। इसमें उत्तर और मध्य भारत का मुख्य भाग शामिल था। स्वयं चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर में घनानंद को हराया था। स्वयं चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर में गंधार एवं कश्मीर का क्षेत्र, पश्चिम में सौराष्ट्र एवं दक्षिण में कर्नाटक विजय अभियान किया था। अब इस विशाल साम्राज्य में अशोक ने कलिंग का क्षेत्र समाहित किया, लेकिन इसके बाद उसने युद्धों का परित्याग कर कल्याणकारी उपायों से शासन चलाने का निर्णय लिया। कलिंग पर विजय कब किया था? उसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष किया था, है कि नहीं। अब साम्राज्य का प्रशासन। बच्चों अभी आपने देखा कि अशोक एक विशाल साम्राज्य का सम्राट था। इतने बड़े राज्य पर अकेले शासन करना आसान नहीं था। इस विशाल साम्राज्य के प्रशासन के विषय में भी समझना आवश्यक है। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए अनेक उच्च पदाधिकारी और मंत्री रहते थे। पुरोहित धार्मिक कार्यों में राजा को सहयोग देते थे। राज्य के खजाने की देखरेख कोषाध्यक्ष करते थे, है कि नहीं। समाहर्ता अथवा राजस्व संग्रहकर्ता का काम इकट्ठा करना होता था।
और आय का मुख्य स्रोत जमीन से मिलाने वाले कर भू राजस्व था। ठीक है, मिलने वाला आय का मुख्य स्रोत कौन सा था? कर, जमीन से मिलने वाला कर था, जिसे भू राजस्व कहा जाता था। यह कुल उत्पादन का 1/6 होता था या 1/4 भाग होता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों की क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इनमें 4 प्रांत मगध, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी प्रमुख थे। कौन कौन? मगध, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी प्रमुख थे। अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करता था। इन नगरों और उसके आसपास के इलाकों की देखभाल राजकुमार करते थे। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था। इन जिलों की देखभाल राजधानी को एवं गांव के मुखिया, जिन्हें ग्रामीण कहा जाता था, के द्वारा की जाती थी। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का दल होता था जो गांव के लोगों तथा पशुओं का लेखा जोखा रखता था और करों की वसूली करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचता था। नगर का प्रशासन परिषद और उसकी 6 समितियां देखती थी, जिनके अधीन अलग अलग विभाग होते थे। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता था। नगरों तथा गांवों में अलग अलग न्यायालय थे। बहुत से मामले साधारण पंचायतों द्वारा देखे जाते थे। नीचे के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध के न्यायालयों में अपील करने का नियम था। सम्राट चाहता था कि न्यायाधीश जहां तक संभव हो अपने फैसलों में और दंड देने में उदारता बरते। अशोक ने अपने शासन को अधिक मानवीय बनाने के लिए प्रजा हित के लिए अनेक कार्य किए। उसने मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए, जहां गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती थी और उन्हें औषधियाँ भी उपलब्ध कराई जाती थी। उसने सड़क के किनारे पेड़ लगवाए ताकि मनुष्य एवं पशुओं को छाया मिल सके। इसके साथ साथ जगह पर कुएं भी खुदवाए, जहां यात्रियों के सुख सुविधा के उचित प्रबंध प्रशासन की तरफ से किया जाता। अशोक के शासन व्यवस्था द्वारा किए गए प्रजाहित के कार्यों की तुलना आज की शासन व्यवस्था से करें तो कुछ भी नहीं है कि नहीं? ये सब आप भी देख सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। भारत में आज जहां उड़ीसा राज्य है, वहां सम्राट अशोक के समय कलिंग नाम का राज्य था। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की, घमासान युद्ध हुआ, कलिंग के लोग हार गए। युद्ध में 1000 सैनिक और नागरिक मारे गए, अनेक स्त्री बच्चे बेसहारे हुए। युद्ध जीतकर भी अशोक का मन जो है दुख से भरा रहा। उसने सोचा युद्ध से लोगों को दुख पहुंचता है, इसलिए वह युद्ध छोड़कर अब लोगों की भलाई का काम करेगा। उसने अपने विचारों को संदेश के रूप में चट्टानों पर खुदवाए, है ना। सम्राट अशोक के शिलालेख उसका एक अंश देखेंगे। पत्थर की चट्टानों पर अंकित अशोक के अभिलेख की संख्या सबसे अधिक है। अपने राज्य के रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम में 2 मील पूर्व चंदन पीर नामक पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख आज भी दर्शनीय हैं। अशोक ने अपने अभिलेख में खुदवाया कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध को जीता, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। यह क्यों? आज जब एक आज़ाद जनपद हराया जाता है तो वहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं और बंदी बनाकर अपने जनपद से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वहाँ रहने वाले ब्राह्मण भिक्षु मारे जाते हैं। ऐसे किसान जो अपने बंधु मित्रों, दास मजदूरों से नम्रतापूर्वक बर्ताव करते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों से बिछुड़ जाते हैं। इस तरह हर तरह के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता था। इससे मैं दुखी होता हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया और दूसरों को यही सिखाया। मैं मानता हूँ कि धर्म व्यवहार से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं इन बातों को खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पोत भी इस युद्ध करने की बात ना करें। अशोक का धर्म। अशोक ने जिस धर्म का रूप संसार के सामने रखा उसमें कई अच्छी बातें निहित थी। अशोक अपनी धर्म के माध्यम से उन आदर्शों में विश्वास रखता था जो मनुष्य को शांतिपूर्ण और सदाचार बना सकते थे। अशोक के धर्म में ना तो कोई देवी देवता थे और ना ही उसमें कोई व्रत, उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई थी। और धर्म का संस्कृत शब्द क्या होता है? धर्म संस्कृत शब्द है और इसका जो धर्म है प्राकृत रूप है। ठीक है। अशोक ने वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों से काफ़ी प्रभावित हुआ। अशोक किस महात्मा से प्रभावित था? तो बुद्ध से। ओके।
अशोक के साम्राज्य में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते थे। अशोक सोचने लगा कि सारे धर्म के लोग आपस में मिलकर रहें। उसके धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत यह था कि बड़ों का आदर किया जाना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, बड़ों को भी अपने छोटों के साथ अपना अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अशोक के धर्म में अहिंसा और दान का भी बड़ा महत्व है। अपने इस धर्म के संदेशों को उसने शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। आइए अशोक के कुछ संदेशों को हिंदी अनुवाद में पढ़ें। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं येलो बॉक्स में क्या है। भाब्रू अभिलेख से अशोक का बहुत भाब्रू अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देख लेंगे अशोक के कुछ संदेशों का हिंदी अनुवाद। यहाँ पहला है कि यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। पहले राजा की रसोई में सैकड़ों जानवर रोज मांस के लिए मारे जाते थे, पर अब सिर्फ 3 जानवर मारे जाते हैं, 2 मोर, 1 हिरन। ये 3 जानवर भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। दूसरा है, लोग तरह तरह की अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते थे। जब लोग बीमार पड़ते थे, जब लड़के लड़कियां की शादी होती थी, जब बच्चे पैदा होते थे, जब यात्रा पर निकलते हैं या आदि, महिलाएं खासकर बहुत से ऐसे बेमतलब के संस्कार करती थी। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है कि नहीं। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या हैं? वे हैं गुलामों और मजदूरों से नम्रता से व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं से संयम से व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना चाहिए। तीसरा है कि अपने धर्म के प्रचार में संयम से बोलना चाहिए। अपने धर्म के गुणों को बढ़ा चढ़ा कर कहना या दूसरे धर्मों की बुराई करना दोनों गलत है। हर तरफ से हर व्यक्ति दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। अगर कोई अपने धर्म की बुराई करता है तो दूसरे धर्मों की बुराई करता है तो असल में वह अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए एक दूसरे के धर्म की मुख्य बातों को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए, है कि नहीं। अशोक के इन 3 संदेशों से आप किससे ज़्यादा प्रभावित हुए, है ना, और क्यों? अपने वर्ग में मित्रों से चर्चा कीजिए, ये कहा गया है। अब अशोक ने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे इन संदेशों को उन लोगों को भी पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते, है कि नहीं। अब जो है वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक सांप्रदायिक के साधुओं के आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। उसकी राजाज्ञाएं मतलब संदेश विभिन्न लिपियों में लिखे गए। अधिकांश राजाज्ञाएं ब्राह्मी लिपि में है। उस समय भारत के अधिकांश भूभाग में इसी लिपि का प्रचलन था। अब 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। ठीक है, अभी इस तरफ देख सकते हैं ब्राह्मी लिपि में चट्टान पर खुदा संदेश, और ब्राह्मी लिपि के कुछ अक्षरों में अपनी पहचान के अक्षर ढूंढिए तो ढूंढ पाइएगा। इसमें इतने अच्छे से दिख भी नहीं रहे। अब है अशोक ने अपने संदेश को दूसरे देशों में पहुंचाया। उसने उसके अधिकारी मिस्र, यूनान, बर्मा आदि देशों में गए। अशोक ने बर्मा आदि देशों में गए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल जो है श्रीलंका भेजा। अशोक की राजज्ञाएं मतलब संदेश चट्टानों के साथ साथ बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर भी खोदी गई। स्तंभों पर की गई पॉलिश आज भी शीशे की तरह चमकती है। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर हाथी, सांड, सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए थे। 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बना तो 4 सिंहों की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। तो ये अशोक स्तंभ को कब स्वीकार गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में एक गोलाकार शीर्ष फलक पर एक के पीछे एक बैठे 4 सिंहों की आकृति है, जिसके मध्य में एक 24 तीलियों से युक्त चक्र है और इसके शीर्ष पर एक हाथी और एक दौड़ते घोड़े, एक सांड और एक सिंह की ऊंची गुबार युक्त आकृति अलंकृत है, जो मध्यवर्ती चक्र द्वारा विभाजित है। चिन्ह के नीचे की ओर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, अर्थात इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है।
बिहार के ही चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लोरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शोक स्तंभ को, ये रहा, जिसमें देख रहे हैं 4 सिंह हैं चारों तरफ, चारों दिशा में, ठीक है। यहाँ पे इसके बीच में अशोक चक्र है, इस तरफ साड़ है, घोड़े हैं। चलिए, अशोक के शासनकाल की कुछ अन्य कलाकृतियाँ देख लेंगे। ये रहा। बिहार के रामपुरवा में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा है, अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इस प्रकार आप लोग ने सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार, शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली एवं उसके धर्म में निहित तथ्यों को जाना और समझा। अब बिहार के चंपारण जिले में मठिया नामक ग्राम के निकट लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ चित्र ये रहा, ठीक है। अब चलिए इससे जुड़े क्वेश्चन आंसर को करेंगे। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था, जल्दी बताइए। मगध का। कहाँ का था? मगध का। किसके उपदेश से सम्राट अशोक को प्रभावित किया? किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? क्या वो महावीर थे या महात्मा बुद्ध थे? तो वो महात्मा बुद्ध थे। अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी कौन होता था? अमात्य, ठीक है। कौन होता था? अमात्य। किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? तो वो कौन सा था? कलिंग युद्ध। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा था? 1834 में। अब सही गलत वाक्यों के पहचान करेंगे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम तथा सॉरी गाइस, ये जो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में पढ़ा था वो 1837 में था। अब आइए, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य के लिए आने जाने का मार्ग था। सही है। सम्राट अशोक ने अपने संदेश पुस्तकों में लिखवाए थे? नहीं, ये अभिलेखों में लिखवाए थे, शिलालेख पे, ठीक है। ये गलत है। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था? नहीं, कलिंग जो है उड़ीसा का प्राचीन नाम था। अशोक के धम्म में पूजा पाठ करना अनिवार्य था? सही है, बिल्कुल सही है। अठारह 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? बिल्कुल सही। अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिले में बांटा गया था? बिल्कुल सही है ना। अब है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग घर से करके आइएगा। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? सभी को पता है, पाटलिपुत्र। आज कलिंग भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। अशोक के धम्म में निहित अच्छी बात को लिखें, अच्छी जो भी बात थी आप उसको लिख सकते हैं। राजस्व संग्रहकर्ता के क्या कार्य